चलिए तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल द नौकरी एक्सप्रेस में। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट को कवर करेंगे। पिछले तीनों हम लोग इतिहास के स्रोत पढ़े थे। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे। प्रागैतिहासिक के काल के बारे में देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे चल करके हम लोग जो है बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता तक। सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए तो प्रागैतिहासिक काल शुरू करते हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास, ठीक है, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास तीन फेज में, तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, तीन भागों में क्या बांटा गया? प्रागैतिहासिक काल को। कौन कौन सा? प्राक इतिहास, आद्य इतिहास व इतिहास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला व के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब स्क्रिप्ट है लेकिन उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? आद्य इतिहास। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो, जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया और भी यात्रा वृत्तांत हो गया। ये सब चीजों को हम लोग पढ़ पाते हैं तो उसको बोलेंगे हम क्या? ऐतिहासिक युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी मानव जिसको होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव की जीवन का मुख्य आधार शिकार था। पहले खाना जो खाते थे लोग, शिकार के माध्यम से खाना खाते थे। उन लोग को नहीं पता था कि कैसे जो है फसल उगाया जाता है। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पहला जानवर क्या था? कुत्ता था, जो जिसको मानव ने पहली बार पाला था, पालतू पशु के रूप में एक्सेप्ट किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अंत उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। चलिए, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल था एवं जौ, गेहूं और जौ था, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कुलडीहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है, भारत में पूर्व स्तर के युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट बुश फ्रूट कहते पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की। पल्लव पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में सीएल सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण मतलब पत्थर से बना हुआ औजार को बोलते हैं पाषाणोपकरण की खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। गिब्बन एक बंदर का प्रजाति होता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वर्ष 1867 से लेकर के 1868 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका या भीम बैठक, बैठक मतलब होता है बैठने की जगह, भीमबेटका गुफा पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों का पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसकी खोज 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई है। भीमबेटका क्षेत्र की भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता। अब यहां से पढ़ने में मजा आएगा। रेडियो कार्बन 14 क्या होता है? रेडियो कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14 से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज में कितना जीवाश्म है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, कितना पुराना है कोई चीज, इससे पता चल जाता है। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेप है वो कैसा है, तो ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। जिसमें फॉसिल ज्यादा होगा, कार्बन की मात्रा अधिक होगी, उतना ही ज्यादा वो नया होगा, और जिसमें कम मिलेगा कार्बन का मात्रा वो उतना पुराना मिलेगा। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ये पूछता है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, अथवा कांस्य या फिर ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। सर जॉन मार्शल, उन्होंने ही 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। कौन? सर जॉन मार्शल के द्वारा ये खोजा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गंडोर जो बलूचिस्तान में अभी फिलहाल, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सारा का लोकेशन याद रखना है। पूछता है लोकेशन भी, किस राज्य में कौन सा लोकेशन है, तो ये लोकेशन याद रखना है कि कौन सा जो है लोकेशन कहाँ पे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। ये मोहनजोदड़ो है। कौन कौन सा बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो अभी जो हम लोग संज्ञा बड़े नगरों की संज्ञा दे रहे हैं, और भी बहुत अभी खुदाई होना बाकी है। धीरे धीरे खुदाई हो रहा है, जो भी मिल रहा है वो धीरे धीरे पता चल रहा है कि कौन बड़ा था कौन छोटा था। तो ये 6 नगर अभी कौन कौन से हैं? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और गनवारी वाला है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है एवं कालीबंगा है। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। कौन? धौलावीरा को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, सबसे ज्यादा गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे है। कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। कौन? ये पूछता भी है कि सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। कौन किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। और किस स्टेट में है, तो वो है हरियाणा स्टेट में। इसका खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। आगे बढ़ते हैं। लोथल एवं सुतकोटडा। लोथल एवं सुतकोटडा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ नगर है ये। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिलता है। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर का दरवाजा मुख्य द्वार किस नगर में घरों के मुख्य द्वार मेन सड़क की तरफ खुलता था, तो वो था लोथल में। ठीक है, बाकी सारे नगर में ऐसा देखा गया है कि जितने भी दरवाजे हैं वो सड़क की तरफ नहीं खुलता था, बाकी पीछे की तरफ खुलता था, सड़क से पीछे की तरफ खुलता था। आगे बढ़ते हैं।
सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी क्या? गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है और सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। आगे बढ़ते हैं। अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता था तो पंक्ति जो है दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेर की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग का मतलब होता है जो व्यापार में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बोलते हैं वणिक वर्ग। तो वणिक वर्ग में ही था हड़प्पा संस्कृति का शासन। पिगट ने, ये नाम है, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इन चिन्हों से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। आगे बढ़ते हैं। स्त्री मृण मूर्तियां, जैसे मृण मूर्तियां का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनों का वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। बंगा मतलब होता है चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है, मतलब एक ही कब्र में दो लोगों का वो मिला है अस्थि पंजर। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिया हुआ है इसमें। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति अभी क्या है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब का साहिवाल जिला, खोजकर्ता दयाराम साहनी और माघो स्वरूप वत्स और व्हीलर। ठीक है, ये 3 लोग।
मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला। खोज करने वाले राखलदास, बनर्जी, मैके और व्हीलर। एज ईयर भी देख लीजिएगा, ईयर भी याद रखिएगा। चंद्रहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और नवाब शाह जिला, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का नवाब शाह जिला में है। और इसको खोजने वाले मैके और एनजी मजुमदार। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। खोजने वाले अमलानंद घोष, वीवी लाल एवं वीके थापर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। खोजने वाले फजल अहमद। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर, रंगपुर है मादर नदी के किनारे है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। ठीक है, अब देखिएगा गुजरात का जो मैप में, तो ऊपर वाला जो ऐसे कान जैसा बना हुआ इलाका है उसको बोलते हैं कच्छ, और नीचे जो ऐसे बना हुआ है कान जैसा उसको बोलते हैं काठियावाड़। तो नीचे वाला जो है काठियावाड़ है। तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के किनारे रंगपुर है। ठीक है, ये खोजने वाले रंगनाथ राव, 1953 से 54 में। रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है? तो सतलज नदी के किनारे है, पंजाब का रोपड़ जिला में है। खोजने वाले यज्ञदत्त शर्मा। आगे बढ़ते हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे, जो कि बंदरगाह था, गुजरात का अहमदाबाद जिला। ठीक है, रंगनाथ राव इसको खोजने वाले। आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला। और खोजने वाले यज्ञदत्त शर्मा। आगे है सुतका गेंडोर, दास्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है ये। खोजने वाले ऑरेल स्टाइन। आगे बढ़िए। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला में है। और खोजने वाले कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा कहाँ पे है? तो लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिला। और खोजने वाले कौन है? जेपी जोशी। और ये लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ पे गिरती है? तो लूनी नदी समुद्र में नहीं गिरती है, जो कि स्थल पे ही विलीन हो जाती है। और यही नदी के किनारे कारण क्या बन जाता है? वहां पे कच्छ का रण बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलदली क्षेत्र बनता है। सुतकाह, सुतकाह सादिकौर, दक्षिणी बलूचिस्तान। कहाँ पे है? दक्षिणी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स खोजने वाले। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, और विदेशी व्यापार में आयातित वस्तु और कहां से आता था इंडिया में? तो तांबा कहां से आता था? तांबा आता था खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से। कहां से आता था पहले तांबा? खेतड़ी से आता था, बलूचिस्तान से आता था और ओमान से आता था। चांदी कहां से आता था? अफगानिस्तान से और ईरान से आता था। सोना कहां से आता था? कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से आता था। ये इंडिया की बात नहीं है, यह है सिंधु घाटी सभ्यता की बात। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर हुआ करते थे, उस शहर में कहां कहां से आता था। ठीक है, टीन कहां से आता था? अफगानिस्तान से आता था और ईरान से आता था, क्योंकि इंडिया में तो उस समय खोज हुआ नहीं था, इंडिया में बाद में खोज हुआ था। और इंडिया में टीन एक ही जगह पे मिलता है। ठीक है और वो मिलता है छत्तीसगढ़ में। गोमेद कहां से आता था? सौराष्ट्र से आता था। लाजवर्त कहां से आता था? मेसोपोटामिया से आता था। सीसा कहां से आता था? तो ईरान से आता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर। ठीक है, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। पहला है ऋग वैदिक काल, और दूसरा जिसका एज है 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा क्या क्या था? कुल था, ग्राम था, विष था, जन था और राष्ट्र था। कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विष, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, विष के प्रधान को विष प्रधान विषपति कहते थे, एवं जन के शासक को राजन कहते थे। ठीक है, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। आगे बढ़ते हैं। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व पर दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। पूछता है मिलाने के लिए, किसमें से कौन मिलान करके दिखाइए।
फिर है उग्र। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो था वो अधिक अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, पुलिस वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवु। भागवु राजस्व का एकत्र करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों का संस्था था, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। उस समय गाय की खोज के लिए युद्ध हो जाता था। जिसके पास जितना गाय, उसका कबीला उतना ज्यादा मजबूत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में पूछता है। दशराज्य युद्ध का किस मंडल में उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी, जिसको इसका अभी का नाम क्या है? रावी नदी। पुरुषनी का अभी का नाम रावी। तो ये सारा नदी का नाम याद कर लीजिएगा। पूछता है कि कौन सी नदी को पहले क्या कहते थे। नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कौन विजयी हुआ था? जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, सुदास एवं 10 राजाओं के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैर से उत्पन्न हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। आगे बढ़ते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? तो अमाजु कहते थे। अमाजु पूछता है, क्या कहा जाता था? जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उसको अमाजु कहते थे। जीविकापार्जन के लिए वेद एवं वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या बोला जाता था? उपाध्याय बोला जाता था। जो अभी पंडित जी काम करते हैं, उस काम को उस समय बोला जाता था, जो करते थे उसको उपाध्याय बोलते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था, जिसको भी हम लोग शराब कहते हैं। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णिस। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। परमाणु का शब्द का सबसे पहले दिए थे महर्षि कणाद। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग आए। रदरफोर्ड कौन कौन आए, उसमें बहुत सारे अपना अपने योगदान दिए। गाय को अध्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था। तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। किसको? लोहा को बोला जाता था श्याम आयस और तांबे को बोला जाता था लोहित आयस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या बोला जाता था? वेकनॉट यानी सुदखोर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि को पूजा जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। और पहले कौन थे? पहले थे इंद्र। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के साथ राजसूय यज्ञ की अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चालन का कोई प्रमाण नहीं था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसकी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो हैं, कौन कौन सा? महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता के नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दर्शन विचार, अब कौन कौन से दर्शन कौन से विचार को फॉलो करता है? तो एक है रूढ़िवादी विचारधारा। तो रूढ़िवादी विचारधारा क्या है? इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उपसंप्रदाय सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षष्ठ दर्शन कहा जाता है। ठीक है। अब सांख्य दर्शन में क्या था? सांख्य विचारधारा में तो सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य क्या है? सबसे प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गिनना। गिनना होता था। सांख्य का मतलब गिनना होता था। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है? 3 मुख्य क्या क्या है इसमें? 3 मुख्य अवधारणा। तो पहला है प्रत्यक्ष, अनुभूति करके, अनुमान निष्कर्ष निकाल के, और शब्द श्रवण करके। ठीक है। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। आगे बढ़ते हैं। योग विचारधारा, सांख्य हो गया खत्म, अब योग। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन क्या क्या है? यम, स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। फिर नियम, एक यम हुआ, दूसरा है नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना। तीसरा है प्रत्याहार, मतलब विषय का चयन करना। चौथा है धारणा, मन को स्थिर करना। चौथा है ध्यान, मतलब चर्चित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। और अगला है समाधि, मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं को पूर्ण रूप से विच्छेदित होने का कारण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योग के बाद है न्याय विचारधारा। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच सकता है। इसका यह मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। यह है न्याय दर्शन का फिलॉसफी। आगे बढ़ते हैं। न्याय विचारधारा के बाद क्या है? वैशेषिक विचारधारा। तो वैशेषिक में है, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना हुआ है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। वैशेषिक विचारधारा के हिसाब से ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन है, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यह व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठान भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता था।
इसलिए होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया। आगे अगला विचारधारा क्या है? वेदांत विचारधारा। वेदांत विचारधारा इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र था। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, से सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है। कौन कौन? बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। ठीक है, वेदांत जो है 4 भाग में बटा हुआ है, बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकायत दर्शन या चार्वाक विचारधारा। चार्वाक विचारधारा में क्या है? बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी। कौन? बृहस्पति के द्वारा। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलता है। इसके अनुसार ब्राह्मण में केवल 4 तत्व हैं। क्या क्या? अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव की अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम है। तो इसमें इसी दर्शन में कहा गया है चरम है। और क्या है आगे? चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो मस्त रहो सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी में है कि खाओ पियो मौज करो और कर्जा लेके घी पियो। इसी विचारधारा में कहा गया है। मर जाने के बाद कौन देखने आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अज्ञान। अज्ञान भी एक विचारधारा है। कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इनका कहना है कि ज्ञान प्राप्त हो गया ये कहना मूर्खतापूर्ण बात है। मुझे नहीं आता है कुछ भी, यही ज्ञान है। हमें अभी कुछ नहीं आता, यही ज्ञान है। इतना ही ज्ञान हो गया कि हमें अभी कुछ नहीं आता है, तो यह ज्ञान है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ ही इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आगे बढ़ते हैं। आजीवक। आजीवक भी था एगो संप्रदाय। इसकी स्थापना मखलीपुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजादेश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। आजीवकों का उल्लेख एक जगह और मिलता है। बराबर की गुफाओं को अशोक के द्वारा दान में दिया गया था आजीवकों को। आगे बढ़ते हैं। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानयत्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ है ऋग्वैदिक कालीन नदियां, जिसका अभी आधुनिक नाम क्या है? तो कुभ्र या कुर्रम। ठीक है, कुभ्र का ही नाम है कुर्रम। कुभा का अभी नाम है काबुल। वितिस्था, झेलम नदी का नाम है वितिस्था। अस्किनी, चिनाब नदी का नाम है अस्किनी। पुरुषनी, रावी नदी का नाम पुरुषनी है। सतुद्री, सतलज नदी का नाम सतुद्री है। विपाशा, व्यास नदी का नाम विपाशा है। सदानिदा, गंडक नदी का नाम है। और दृष्टदत्ती, घग्घर नदी का नाम है। गोमती, गोमल नदी का नाम है। और सुवस्तु, स्वात नदी का नाम है। तो ये याद करना है, क्योंकि ये वाला पूछता है। ये पार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं, तो इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थता वही करते थे। जैसे यहाँ से धुआं उठा आसमान में गया, तो मतलब नीचे हम लोग पूजा कर रहे हैं, वो आसमान तक पहुंच गया, उसी को बोलते थे मध्यस्थ, मतलब इमीडिएटर का काम करते थे अग्नि। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का करता। धौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन।
और सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विन विपत्तियों को हराने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता। आगे बढ़ते हैं। आगे है दार्शनिक विचारधाराएं, रूढ़िवादी, नास्तिक, आस्तिक, नास्तिक एवं आस्तिक। ठीक है, तो सांख्य, सांख्य जो है सांख्य दर्शन पे ही है, बौद्ध धर्म का पूरा चीज है सांख्य दर्शन पे, और जैन धर्म का पूरा चीज जो है योग दर्शन पे है। लोकायत का जो है न्याय पे है, अज्ञान वैशेषिक और आजीवक मीमांसा। ठीक है, अगला है दर्शन और उसके प्रवर्तक। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद, और मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायन। तो ये भी याद रखने वाला है, पूछता है मिलान करने के लिए किसका प्रवर्तक कौन है, तो ये सारा चीज को याद रखना पड़ेगा, एक बार में तो याद होगा नहीं। अगला है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, चारवाक, चारवाक के प्रवर्तक चारवाक, योग के पतंजलि, अभी हम लोग कर चुके हैं, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन, और वैशेषिक कणाद। तो ये चीजों को याद रखना है। तो हमारा क्लास कैसा लगा, हमारा मेहनत कैसा लगा, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज हम लोग ये पूरा कवर कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड लेकर के आएंगे, और क्वेश्चन आंसर राउंड हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, और उसमें आप लोग को जल्दी जल्दी जवाब देना है और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता रहे। और सेशन को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।